गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने माइक्रोब्स का यूज़ करना है डिफरेंट केमिकल्स बनाने में। कौन कौन से एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोब्स जो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, और बायो एक्टिव एजेंट्स क्या हैं। बायो एक्टिव एजेंट्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल जो हमारे ऑर्गन्स में वर्क करते हैं, मतलब हमारी लिविंग सिस्टम का पार्ट प्ले करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इन तीनों की प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब का क्या यूज़ है? तो सबसे पहले है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, अल्कोहल है। जैसे आप जितने भी लैब में, इंडस्ट्रीज़ में जितने भी केमिकल फॉर्मेशन है, जैसे हम गए फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो दवाइयों की कंपनीज हैं, उसमें जितने भी सॉल्ट फॉर्मेशन है, उसको बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सिट्रिक एसिड बनाने में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फंजाई का यूज़ कर रहे हैं, एस्परजिलस नाइजर का। ऐसे ही एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है, उसको हम एसिटिक एसिड बनाने में। ऐसे ही क्लॉस्ट्रीडियम बुटैलिकम हम क्या है? ब्यूटेरिक एसिड बनाने के लिए। ऐसे ही लैक्टोबैसिलस हम लैक्टिक एसिड बनाए। तो जितने भी केमिकल्स हम या किसी लैब्स में यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उन केमिकल्स को बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो ईस्ट है, हम इतने जितनी भी बिवरेजेस होती हैं हमारी, जो ड्रिंक्स हैं, उनको बनाने में भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो इथेनॉल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं या लैब में यूज़ होती हैं, उसको बनाने के लिए भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा जो यूज़ है माइक्रोब्स का, एंजाइम प्रोडक्शन में। जैसे हम लाइपेज एंजाइम हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में। आपने देखा होगा आजकल के जो डिटर्जेंट आते हैं, उनमें कलर डॉट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कलर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, दैट आर लाइपेज एंजाइम। तो वो एंजाइम क्या है? हमारी बिना रगड़े ही क्या है, आपके ऑयल स्टेन्स को आपके कपड़ों में से निकाल देते हैं। तो ज़्यादा रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि nowadays detergents are formulated with lipase enzyme, जो हमारे ऑयल स्ट्रेन को ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। ऐसे ही जो फ्रूट जूस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होता है ना। वो जैसे आप रियल का जूस देखते हो, तो उनको भी क्या है? एंजाइम ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है। पैक्टिनेज एंजाइम डाला जाता है उसके अंदर, ताकि जितना भी फाइबर कंटेंट है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके और आपका जूस क्या है? आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो एंजाइम का रोल क्या हुआ? पैक्टिनेज आर यूज टू मेक क्लियर फ्रूट जूसेस। ऐसे ही अमाइलेज जो एंजाइम है, वो क्या है? स्टार्च को डिग्रेड करता है, और वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एस्परजिलस, राइजोपस और बैसिलस से। ठीक है। तो ये सारे हुए हमारे एंजाइम का रोल, जो अलग अलग बैक्टीरिया से या माइक्रोब से आप ऑब्टेन कर रहे हो। नेक्स्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, जो आपको क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिला है। और ये क्या है? क्लॉट ब्लस्टर। जैसे किसी की ब्लड वेसल है, वो उसके अंदर कोई क्लॉट डिपॉजिट हो गया है, उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। इसलिए इसका नाम क्या है? क्लॉट बस्टर, फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट, जिसको क्या है? हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? हमारे लिविंग सिस्टम में काम कर रहा है, हमारी ब्लड वेसल में जाकर काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। दूसरा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए।
साइक्लोस्पोरिन ए आपको कहाँ से मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से मिलता है, जो हमारे क्या है, कब यूज़ किया जाता है? जैसे किसी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें हम, या हम लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, तो हमने जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा उसके साथ? उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा और हमारी रिजेक्शन हो जाएगी उस ऑर्गन की। तो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ किया जाता है, जो किस तरीके से बिहेव करेगा? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, हमारे इम्यून सिस्टम को स्लो कर देगा ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट ठीक से हो। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कहाँ से मिलता है आपको? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से। तीसरा बायोएक्टिव एजेंट क्या है? स्टैटिन है, जो आपको कहाँ से मिलता है? ईस्ट मोनाकस पुरपुरेस, जो हम क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करेगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसको स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है उसके साथ ये कैसे काम करता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की तरह। अब आपको याद होगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हमने 11th में किया था। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है कि जब कोई एंजाइम के साथ मॉलिक्यूल आकर जुड़ रहा है तो इनकी रिएक्शन हो रही है, तो जब इसी के जैसा मॉलिक्यूल कोई दूसरा आकर यहाँ पर अटैच हो जाए, इसका साइज भी ऐसा ही है लेकिन इनमें रिएक्शन नहीं हो पाई, जब ये रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। लेकिन उसी एंजाइम में जब ये स्टैटिन आकर अटैच हो रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी, तो कंपटीशन हो रहा है इन दोनों में, इसलिए क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये 3 बायोएक्टिव एजेंट्स हैं जो डिफरेंट माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो हमारे लाइफ सिस्टम में जाकर काम कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। ठीक है, हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है माइक्रोब्स की, दैट वाज इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, या हम कहें बड़े शहरों में जाना शुरू हो गया, अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, जब हम बड़ी सिटीज़ और टाउन्स में रहने लग गए, तो ह्यूमन वेस्ट जो है, एक्सक्रीटा क्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वाटर वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। तो इस सीवेज में क्या आ रहा है? हमारे घरों का जो भी कूड़ा करकट आ रहा है, दैट वाज रिच इन द ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, तो अब जब ऑर्गेनिक कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे, तो उनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स क्या हैं? पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सीवेज हमारे घरों से निकल रहा है उसको हम कहाँ डंप ऑफ करते हैं? हम रिवर्स, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें डंप ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर हम उसकी बिना ट्रीटमेंट ही डंप ऑफ कर देंगे तो हमारी नदियों का पानी भी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, और उसमें तरह तरह की बीमारियों वाले बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाएंगे। तो हमें उस सीवेज को बिफोर डंपिंग हमें क्या करना है? उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ताकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाए एक तो, और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो माइक्रोब्स भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि जो सीवेज घरों से, म्युनिसिपल से निकल रहा है, उसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ, ताकि हम उसको क्या बना सकें? लेस पॉल्यूटिंग बना सके उसके। तो ऑर्गेनिक कंटेंट आपने कम कर देना है, साथ के साथ क्या कम हो जाएंगे? माइक्रोब्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये आपकी बुक में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ओवरव्यू दिखा रखा है, जिसमें अलग अलग टैंक्स होते हैं। वो टैंक्स कैसे काम करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट कराने के लिए जो भी सीवेज आपका आ रहा है उसको, उसकी सबसे पहली जो ट्रीटमेंट करते हैं हम उसे
प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा बच्चे, फिल्ट्रेशन, छानना होगा। जैसे जितनी भी कोई हैवी चीज़ है, बॉटल्स हैं, ढक्कन है या कोई पॉलीथीन्स हैं, वो सब ऊपर ही रह जाएंगे, तो उससे क्या है, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। या हम कहें जो मिट्टी है, भारी पत्थर हैं, वो सारे क्या हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दूसरा प्रोसेस क्या है फिजिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट का, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन करना, पहले जो भी हल्की चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, दैट वाज बाय द फिल्ट्रेशन। और कोई भी हैवी चीज़ें हैं, मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ से जो भी निकल रहा है, जैसे मिट्टी निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ये ऊपर रह गया और नीचे क्या है, सारे पत्थर और मिट्टी सेटल डाउन हो गई, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और ये जो ऊपर लिक्विड रह गया है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये लिक्विड पार्ट, जितनी भी हैवी चीज़ें थी या बड़ी चीज़ें थी, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हम सेपरेट कर लेंगे। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है, जैसे हम बात करें कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से हो गया है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या है, नीचे सारा वेस्ट यहाँ निकाल लिया और ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट निकला है वो हम एक टैंक में भेज देते हैं, दैट वाज द एरिएशन टैंक। वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है अंदर, ठीक है। वहाँ पर एक पंखा घूम रहा है जो इस ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं, ये क्या है, एरिएशन टैंक है। एरिएशन टैंक का मतलब है जहाँ पर एयर आ रही है। तो जहाँ पर एयर होगी बच्चे, वहाँ पर किस तरह के माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और इस ऑक्सीजन में इस इफ्लुएंट के साथ मिक्सिंग हो रही है, तो कुछ क्या है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे एक लेयर बन जाएगी, उस फ्लॉक के अंदर क्या है बच्चे, बैक्टीरिया प्लस फंजाई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स कहाँ हैं, आपके एरिएशन टैंक में प्रेजेंट हैं। जो बैक्टीरिया प्लस फंजाई का जो मैश बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरिएशन टैंक में आपको एक टर्म समझने की ज़रूरत है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, कि उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करें जब हम सारा, इफ़ ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इफ्लुएंट वर ऑक्सीडाइज्ड बाय दी बैक्टीरिया, कि जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे इस इफ्लुएंट में प्रेजेंट है वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कैसे बैक्टीरिया हैं बच्चे, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं। तो एरोबिक को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पूरे इस ऑर्गेनिक कंटेंट को, जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे इफ्लुएंट में प्रेजेंट है, उसको डिग्रेड करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, BOD। अब मान लो मैं कहूँ किसी टैंक में ऑर्गेनिक कंटेंट 100 है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए 20 ऑक्सीजन चाहिए। अब किसी टैंक में 200 ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा दूषित पानी होगा, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, उतनी ही हाई अमाउंट ऑफ BOD होगी। तो BOD मेजर करके आप ये पता लगा सकते हो कि ये पानी ज़्यादा दूषित है कि कम दूषित है, ठीक है। तो ग्रेटर द BOD, ग्रेटर विल बी द organic content in a water, greater the organic content, more the water is polluted, ठीक है। तो
अब एरिएशन टैंक में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, वहाँ पर क्या हो रहा है, एरोबिक ब्रेकडाउन हो रही है, एरोबिक डाइजेशन हो रही है। तो वहाँ पर जैसे जैसे डाइजेशन ऑक्सीडेशन होती रहेगी, ऑर्गेनिक कंटेंट किस में कन्वर्ट होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा और बीओडी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारा हमारे इस एरिएशन टैंक में हो रहा है। अब एरिएशन टैंक से नेक्स्ट जो चैम्बर हमारा जा रहा है दैट वाज द सेटलिंग टैंक। क्या होगा, जितना भी कंटेंट हमारा यहाँ से आ रहा है एरिएशन टैंक से आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंजाई है। तो बैक्टीरिया वो है नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज। तो जितना भी बैक्टीरियल फ्लॉक हमारा नीचे सेटल डाउन हुआ है इन द सेटलिंग टैंक, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर क्या बोल लेंगे हम, एक्टिवेटेड इफ्लुएंट रह गया है जो ब्रेकडाउन से। अब ये जो सेडिमेंट आया है इसको आप दोबारा से एरिएशन टैंक में भेज सकते हो एज एन इनोकुलम, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो दोबारा हम उस टैंक में भेज सकते हैं, जो आने वाले क्या हैं, सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट कराएगा। ठीक है, तो उसको हम इनोकुलम हम दोबारा से एरिएशन टैंक में भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारी एरोबिक डाइजेशन। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि जितना भी हमारा यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस हुआ है उसको अब हम किससे ट्रीटमेंट देंगे, एनारोबिक डाइजेशन करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। मतलब इसके आगे एक और टैंक जुड़ा हुआ है जिसमें कैसी ब्रेकडाउन होगी बच्चे, एनारोबिक ब्रेकडाउन होगी। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन कराने के लिए जो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है दैट वाज द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो पहले बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन में कैसी ब्रेकडाउन हो रही है बच्चे, एरोबिक। ठीक है, एरोबिक से आपका बीओडी लेवल कम हो गया, फिर आप कैसे डाइजेशन करा रहे हो, एनारोबिक ब्रेकडाउन करा रहे हो, जिससे क्या है आप मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हो, जो क्या है एक बायोगैस। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरियाज को हम क्या बोलते हैं, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होता है, मीथेन, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। तो इस जो आपके एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक में कैसी डाइजेशन होगी, एनारोबिक होएगी, और इसके नीचे जो सेटल डाउन चीज होएगी उसको क्या है आप एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। और ये जो इफ्लुएंट यहाँ पर हुआ अब दैट इज फ्री फ्रॉम दी ऑर्गेनिक कंटेंट। यहाँ से गैस निकल रही है और जो लिक्विड जो बन रहा है वो बिल्कुल फ्री है ऑर्गेनिक कंटेंट से। अब आप उसको क्या है नेचुरल बॉडीज में, रिवर्स में, लेक्स में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी पानी को दोबारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो, मतलब जो घरों से वेस्ट आ रहा है उसकी ऐसी ट्रीटमेंट करें, आप दोबारा उसको एज ए डोमेस्टिक वाटर यूज करना चाह रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर यूज करना चाह रहे हो, तो उसकी एक और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स या रेडिएशन से ट्रीटमेंट करोगे उस इफ्लुएंट की, ताकि आप उसके अंदर से डीडीटी, पेस्टिसाइड, अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल कर सके। और दैट इफ्लुएंट इज यूज्ड एज वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपको एक और
चैम्बर में भेजना पड़ेगा उस इफ्लुएंट को। उस चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें आप क्लोरीन गैस डाल सकते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कुछ सॉल्ट्स डाल सकते हो, या रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हो, ताकि आप जितने भी उसके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं उनको रिमूव कर सको और आप उस इफ्लुएंट को एज ए वाटर यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। ये हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है कि भाई हम जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट है, बिफोर डिस्पोजिंग टू द नेचुरल बॉडीज़ हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारी नेचुरल बॉडीज़ पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस चीज़ को करने के लिए हमारे इंडिया में 2 प्लान्स स्टार्ट हुए थे, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, कि जितनी भी गंगा और यमुना नदियां हैं उनके जिस शहर से वो निकल रही हैं, उन शहरों में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर सेटअप होना चाहिए, ताकि हमारी ये जो पवित्र नदियां हैं ये दूषित होने से बच जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री ने एक्शन प्लान स्टार्ट किया था इन 1985, जो हमारी पोल्यूटेड होती हुई नदियों को साफ करेगी। तो अंडर दीज प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्पोज ऑफ टू दी रिवर। तो केवल ट्रीटेड वाटर ही डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही वाटर भेज देंगे तो क्या होगा, हमारा जो नदियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और उनका बीओडी लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था माइक्रोब का रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो 2 तरह के माइक्रोब्स की बात करी बच्चे हमने कि कुछ बैक्टीरियाज तो क्या होंगे, एरोबिक, जो एरोबिक डाइजेशन कराएंगे, और कुछ बैक्टीरिया होंगे जो एनारोबिक ब्रेकडाउन से हमारे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी एनारोबिक ब्रेकडाउन का यूज़ हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में करेंगे, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। ठीक है, थैंक यू।